Good morning to all of you. I'm Sudhanshu Kumar and you are watching Minerva Classes Khagadiya. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस को। कुछ डिमांड हो रहा था कमेंट्स के माध्यम से। कुछ बच्चों के सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश भी है, कुछ के संस्कृत हैं, कुछ के उर्दू हैं। तो आज हम इसी कड़ी में सेकंड लैंग्वेज में इन कर रहे हैं। आज हम देखेंगे 1 जनवरी 2022 का सेगमेंट। तो डेफिनेटली दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। 15 क्वेश्चंस पैसेज से होते हैं और जो आउट ऑफ 30 में 15 क्वेश्चंस होते हैं वो पेडागोजी सेक्शन से होते हैं। यदि समय मिलता है तो हम पैसेज की ओर भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम पेडागोजी को देखेंगे। मैं सोच रहा था कि जितने ग्रामर पूछे गए हैं पूरे पेडागोजी में, इंग्लिश पेडागोजी में, उसका कलेक्शन करके मैं आपको उसका सॉल्यूशन कर देता, तो आपको एक मदद मिल जाती बेहतर मार्क्स के लिए। फिलहाल हम आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का इंग्लिश पेडागोजी का पहला क्वेश्चन। The first question is explanatory of informative discourse. You will have to know about what is the explanatory and what is informative discourse. I think this class should be in bilingual way because a lot of students belongs to Hindi medium. That's why it is mandatory to I will have to speak in Hindi as well as English. तो इसको हम दोनों तरह से सीखेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इंफॉर्मेटिव डिस्कोर्स हो किसका, एक्सप्लेनेटरी का, तो क्या कहलाएगा? एक्सपोजिशन, नैरेशन, पर्सुएशन, डिस्क्रिप्शन। चारों वर्ड को पहले हम जानते हैं कि एक्सपोजिशन क्या है। सबसे पहले जानते हैं हम आसान वर्ड आपको लग रहा है नरेशन। नरेशन को जानते हैं। नरेशन क्या होता है? नरेशन होता है जब किसी स्टोरी को आपकी अपनी स्टोरी को बता रहे होते हैं या किसी स्टोरी को बता रहे होते हैं। नरेट का मतलब होता है बताना। नरेट वर्ड का मतलब ही होता है बताना। जब किसी स्टोरी को बता रहे होते हैं या किसी घटना को भी कहानी के जैसा आप बता रहे होते हैं, इसको नरेटिंग कहते हैं। नरेटिंग में इमोशंस होते हैं, ब्यूटीफुल वर्ड्स होते हैं और वहां लॉजिक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप बहुत अच्छे तरीके से अच्छे शब्दों के चयन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पर सूचनाएं नहीं होती हैं, फैक्ट नहीं होता है, डाटा नहीं होता है। इस बात को याद रखेंगे आप। ये हो गया नरेशन। नरेशन से मिलता जुलता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णन करना, विवरण देना। विवरण कैसे देना? सपोज मान लिया जाए कि आप अपने स्कूल के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, बता रहे हैं। आप स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि आपका स्कूल बहुत बेहतर है, स्टनिंग आउटसाइड है, स्पैंकिंग क्लासरूम है। तो आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में बताना नहीं है, दिखाना है। आप एक एक चीज का एनालिसिस कर दीजिए। जैसे आप बताना चाह रहे हैं कि आपका स्कूल बहुत खूबसूरत है, आप ये ना लिख करके आप ये बता दें कि आपके स्कूल के अंदर जाते ही बहुत बेहतर गार्डन है, वहां पे अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। जो रीडर होगा, रीडर पढ़ करके समझ जाएगा कि स्कूल का जो इंटरनल साइट है वह बेहतर है। यह डिस्क्रिप्शन हो गया। अब आते हैं पर्सुएशन। पर्सुएशन राइटिंग क्या होती है कि जिसमें किसी खास टॉपिक के बारे में हम रीडर को कन्विंस कर रहे होते हैं, अर्थात उसे राजी कर रहे होते हैं कि हम जो बता रहे हैं वह सच है और उस सच को वह मान ले। मान लिया जाए कि हम बता रहे हैं कि अकबर के बारे में कि अकबर जो था मुगल इंपायर का, वो ऑटोक्रेट नहीं था, निरंकुश शासक नहीं था। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम इस तरह से सूचना देंगे, प्रदान करेंगे, इस तरह से हम प्रस्तुत करेंगे कि वह मानना शुरू कर देगा कि रियली अकबर वॉज नॉट एन ऑटोक्रेटिक इंपायर। तो इसमें क्या हो जाएगा? किसी चीज को मनवाने के लिए हमें तथ्य प्रस्तुत करने होते हैं। तथ्य से बड़ी बात है कि इसमें कई सूचनाएं शामिल होती हैं। अब यहां है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन ये मेनली इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। इसमें फैक्ट होता है, इसमें लॉजिक होता है, इसमें
इमोशन नहीं होता है, इमोशन नहीं होता है। एक्सपोजिशन में ब्यूटीफुल वर्ड्स नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं मिलेगा। आप उसे शब्दों के संचय के द्वारा नहीं कर सकते हैं। टू द पॉइंट बोलना है, जो पूछा जा रहा है बस उतनी बात को बताना है। और ये बहुत फॉर्मल तरीका होता है, ससंगत तरीके से बताते हैं, फैक्ट बेसिस होता है, लॉजिकली होता है, वैज्ञानिक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्सपोजिशन। तो क्वेश्चन है एक्सप्लानेटरी, एक्सप्लानेटरी का मतलब होता है व्याख्या करना, व्याख्या करना। और इंफॉर्मेटिव डिस्कोर्स एक तरह से ऐसा आलेख या आलेख कह लीजिए, या एक ऐसा निबंध कह लीजिए जो किस पर आधारित हो, जो इंफॉर्मेशन पे आधारित हो, जो इंफॉर्मेशन पे बेसिस हो। निश्चित तौर पे एक्सप्लानेटरी डिस्कोर्स की जब बात करेंगे तो जब भी इंफॉर्मेटिव डिस्कोर्स होगी तो वह एक्सपोजिशन ही होगा, क्योंकि एक्सपोजिशन इकलौता चीज है जो लॉजिकली चलता है, फैक्ट बेसिस होता है और इंफॉर्मेशन की गैदरिंग होती है वहां पे। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 137 या नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, उसको देखते हैं। Deficiency in the ability to write associate with impaired handwriting is a symbol of। आपको पता है कि impaired handwriting अर्थात स्टूडेंट को लिखने में परेशानी हो, वो एसोसिएट ना कर सके राइटिंग के साथ, मतलब उसे लिखने में परेशानी हो। तो निश्चित तौर पे जब लिखने में परेशानी होती है, इंपेयरमेंट राइटिंग में हो, तो आपके आंसर हो जाएंगे डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया आपका आंसर हो जाएंगे। डिस्प्रैक्सिया में मसल्स में प्रॉब्लम होती है, हाथ में स्ट्रबलिंग होती है, तो ये नहीं होगा। डिसकैलकुलिया मैथ में प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होते हैं। डिसलैक्सिया ये रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो आपके आंसर हो जाएंगे 37 का 1 डिस्ग्राफिया। 138 देखते हैं। The teacher has given strips of incomplete sentences to students. They have to join each incomplete sentence with its correct half. What could be the objective of the teacher to conduct such activity in class? What is said in this question? This question says that there are a lot of students. A teacher wants to do an activity with the students or make an activity। वो क्या कर रही हैं कि कागज के छोटे छोटे पन्नों पर एक स्ट्रिप पे सेंटेंस लिख रही हैं। जैसे कोई एक सेंटेंस है, उसको दो पार्ट पर लिख रही हैं, एक पार्ट में हाफ पार्ट है, दूसरे में हाफ पार्ट है, और इस तरह से कई एग्जाम्पल्स लिख रही हैं वो, और सबको क्या कर रही हैं, मिक्स कर रही हैं। क्या कर रही है देख लीजिए। गिवन स्ट्रिप्स ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंस टू स्टूडेंट, दे हैव टू ज्वाइन इनकम्प्लीट सेंटेंस विद इट्स करेक्ट हाफ। मतलब मुझे लग रहा है कि वो क्या करवाना चाह रही हैं कि हाफ पार्ट अलग है और हाफ पार्ट अलग है। अब स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज करना है, सर्च करना है, ढूंढना है कि जो हाफ पार्ट उसके पास है वह किस हाफ पार्ट के साथ मैच करेगा, एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। अर्थात टीचर क्या चाह रही है, सेंटेंस को बताना चाह रही है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। कोई खास सेंटेंस जो बनता है तो वह सेंटेंस कैसे बनेगा, तो सेंटेंस के बारे में बात हो रही है। सेंटेंस के बारे में जब बात होगी तो डेफिनेटली इसके बारे में सिंटैक्स के बारे में बात हो, सिंटैक्स में सेंटेंस के बारे में बताया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, टू फोकस ऑन करेक्ट सिंटैक्स फॉर्मेशन। डेफिनेटली जो सिंटैक्स होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य विन्यास बोलते हैं, वाक्य विन्यास। और इंग्लिश में तो ये सिंटैक्स है ही। द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों की संरचना को सिंटैक्स बोलते हैं। नॉर्मल जो इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट verb plus object। If we talk about in English, this is the right one। To learn compose write-ups। What do you mean by write-ups? Write-ups means formal writing, formal writing।
whenever we talk about write-ups, definitely it simply means formal writing. तो जो फॉर्मल राइटिंग होती है, ऑफिशियल राइटिंग होती है, कार्यालय लेख जिसको कहते हैं, जहां हम अपने मन की बातों को नहीं लिख सकते हैं, जहां हम बंधे होते हैं नियम से, रेगुलेशन से, उसको फॉर्मल राइटिंग्स कहते हैं। और फॉर्मल राइटिंग्स के लिए ये वर्ड आता है। जब आपको कंपोज करने के लिए कहा जाए राइट अप्स, तो राइट अप्स का मतलब होता है कि फॉर्मल राइटिंग करने के लिए कह रहा है। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन में क्या होता है, हम ग्रामर के लिए लैंग्वेज जब सेंटेंस हम लिखते हैं तो कहीं पर हमें कॉमा, कहीं पे फुल स्टॉप, कहीं पे हाइफन, डैश की आवश्यकता होती है। तो ऐसे चिन्हों के लिए, ऐसे सिंबल के लिए हम ग्रामर के पंक्चुएशन सेक्शन को रीड करते हैं। इसमें कहीं पंक्चुएशन की बात नहीं हो रही है। टू एनेबल लर्नर्स टू इंप्रूव देयर स्पीच, उसका स्पीच कैसे बेहतर हो, हाउ स्टूडेंट कैन बेटर देयर ओन स्पीच, it doesn't talk about that idea. That's why this is not your answer. That's why this one should be your right one answer. Come to the question number 139. A teacher asks student to listen to a recording to get the overall meaning of the passage is known as. What is being said in this question? A teacher asks students to listen to a recording. Teacher saying that student will have to recognize a recording. Why? To get the overall. Come to this word overall. Overall जहां भी आए आप समझ लीजिए, आपको ओवरऑल का मतलब होता है एक तरह से समराइज करना। ओवरऑल वर्ड जो आता है वो आपके स्कीम के लिए आता है। स्कीम कह लीजिए या स्कीमिंग कह लीजिए, याद रखेंगे इसको। ऑफ द पैसेज इज नोन एज। अब आते हैं ऑप्शन पे, आते हैं कंप्रिहेंसिव टास्क, दैट which is easily understandable, scheme listening task, gist listening task, scan listening task। comprehensive टास्क का मतलब होता है वह टास्क जो हम आसानी से समझ सकें। The task which can be easily assimilated is known as comprehensible task। अब आते हैं स्कीम किसको कहते हैं। देखिए स्कीम और स्कैन दोनों के बारे में बता देता हूं। दोनों रैपिडली पढ़ने का मेथड है। स्कीम एंड स्कैन बोथ आर द वे टू रीड रैपिडली समथिंग। दोनों में क्या अंतर है, पढ़ेंगे हम रैपिडली, रैपिडली रीड करते हैं। याद रखिएगा ये रीड वर्ड इंपॉर्टेंट है। हम बहुत तेजी से क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और उसका जो अर्थ होता है, उसका जो मीनिंग होता है, उसके मीनिंग को हम निकालते हैं। स्कीमिंग किसको कहते हैं, एग्जाम्पल समझ लीजिए। सपोज आपको कोई पैसेज दिया गया और पैसेज, सपोज गांधी जी पे आपको पैसेज दिया गया और आपको कहा जा रहा है कि गांधी जी के बारे में आप समराइज करिए या इस पैसेज के बारे में एक समअप तैयार करिए। आप क्या करेंगे, जो उसमें कीवर्ड्स होंगे, मेन इंफॉर्मेशन होंगे, उसको गैदर करेंगे, तेजी से पढ़ेंगे और उसको संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत कर देंगे, यानी कंक्लूजन निकाल देंगे, निष्कर्ष निकाल देंगे, सारांश कर देंगे। ये कहलाएगा आपका स्कीमिंग। स्कैनिंग क्या होगा, स्कैनिंग में भी आपको तेजी से पढ़ना है लेकिन पूरे पैसेज को नहीं पढ़ना है। सपोज मैं आपको एक वर्ड दे दूं, जैसा कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर आपके पास में है, 30 पन्ने हैं आपके पास, मान लिया जाए। उसमें मैं आपको कह दूं कि वॉश बैक वर्ड कहां है, वॉश बैक वर्ड को ढूंढना है। तो वॉश बैक वर्ड को आप कैसे ढूंढेंगे, आप पलटेंगे एक एक पेज और सिर्फ वॉश बैक पर नजर जानी चाहिए। आप सब पढ़ रहे हैं लेकिन सब पढ़ भी तो नहीं रहे हैं, आप कहां फोकस कर रहे हैं, वॉश बैक वर्ड पे, क्योंकि आपको वॉश बैक वर्ड चाहिए। यहां आप क्या कर रहे हैं, आप स्कीमिंग नहीं कर रहे हैं, आप स्कैनिंग कर रहे हैं। स्कैनिंग में क्या होता है, किसी पार्टिकुलर वर्ड को ढूंढा जाता है। स्कीमिंग में क्या होता है, ओवरऑल को पढ़ा जाता है। ओवरऑल, स्कीमिंग, पार्टिकुलर वर्ड, स्पेसिफिक नॉलेज। आप चाहे तो 2 वर्ड लिख सकते हैं, स्कीम में ओवरऑल,
और जहां पे स्कैन होगा वहां पे स्पेसिफिक वर्ड और इंफॉर्मेशन। अब ये जिस्ट का मतलब क्या होता है? जिस्ट का भी मतलब होता है एक तरह से ओवरऑल। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या कह रहा है, ओवरऑल निकालने के लिए मीनिंग कह रहा है, हम किसके साथ जाएं, जिस्ट के साथ जाएं या फिर स्कीम के साथ जाएं? मैंने कहा स्कीम तब होगा जब पैसेज को, टेक्स्ट को आप रीड करेंगे। गौर से सुनिएगा, जब पैसेज को रीड करेंगे तब स्कीम होगा, पैसेज को रीड करेंगे तभी स्कैन भी होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पैसेज को रीड करने की बात नहीं हो रही है, रिकॉर्डिंग को लिसन करने की बात हो रही है। इसलिए ओवरऑल होने के बावजूद यह स्कीम नहीं होगा, ये जिस्ट हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी, अ जिस्ट लिसनिंग टास्क। आते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे। An activity that involves listening to a text, taking notes and reconstructing the text is called। डिक्टेशन होता है सुन करके लिखना। जब सुन करके हम लिखते हैं तो इसको डिक्टेशन कहते हैं। डिक्टोग्लॉस में क्या होता है? वी स्टडी अबाउट the structure of grammar। एक होता है हमारा ओरिजिन लैंग्वेज, एक होता है टारगेट लैंग्वेज। तो ओरिजिन लैंग्वेज से हम जब टारगेट लैंग्वेज की ओर जाते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि ग्रामर के स्ट्रक्चर को, और ये छोटे छोटे ग्रुप में बांट करके इसमें क्या करते हैं कि किसी पैसेज को पढ़ते हैं, पैसेज को पढ़ करके उससे कुछ कीवर्ड्स को नोट करते हैं, कीवर्ड को नोट्स करके, कुछ सूचनाओं को नोट्स करके, इंफॉर्मेशन गैदर करके रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। उसको फिर से क्या करते हैं? रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। रिकंस्ट्रक्ट करते हैं अर्थात इस बार जो स्ट्रक्चर बनेगा वह स्ट्रक्चर हमारे अपने तरीके का होगा। यहां पर मेनली ग्रामर के स्ट्रक्चर की बात होती है, याद रखिएगा। उसको कहते हैं डिक्टोग्लॉस कहते हैं। डिक्शन एनालिसिस में क्या होता है कि एनालिसिस ऑफ वर्ड और सेंटेंस which is used हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं बातचीत में, कन्वर्सेशन में, हम जिस वर्ड का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन शब्दों के बारे में जब एनालिसिस होता है उसको डिक्शन एनालिसिस कहते हैं। और ये डायग्लोसिया क्या है? डाइग्लोसिया। डाइ का मतलब होता है टू, डायग्लोसिया का मतलब होगा कि किसी एक भाषा को बोलने वाला, किसी एक लैंग्वेज को बोलने वाला जब दो डायलेक्ट का यूज करता है, दो बोली का प्रयोग करता है, तो उसको डायग्लोसिया कहते हैं। मान लिया जाए कि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से आता हूं और भाषा में मैं हिंदी बोलता हूं और बोली में मैं अंगिका और मगही दोनों बोल लेता हूं, तो यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा डाइग्लोसिया। यदि मैं हिंदी भाषा या किसी भाषा क्षेत्र में रहकर के तीन बोली को बोल रहा हूं, यह कहलाएगा ट्राइग्लोसिया। याद रखिएगा, मोनोग्लोसिया होता है, डाइग्लोसिया, ट्राइग्लोसिया, ये ट्राइग्लोसिया होगा। बट अब क्वेश्चन पे आते हैं। एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स लिसनिंग टू अ टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को सुनाया जा रहा है, टेकिंग नोट्स, उससे उसको फिर से लिखा जा रहा है। अर्थात हम ग्रामर के स्ट्रक्चर के द्वारा बच्चे को फिर से कुछ न कुछ नया सिखा रहे हैं, और ऐसे एक्टिविटी को कहते हैं
डिक्टोग्लॉस, याद रखिएगा। इसलिए 140 का आंसर हो जाएगा बी, डिक्टोग्लॉस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पे। ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न विद द कैपेसिटी टू अक्वायर लैंग्वेज। भाषा अर्जन की क्षमता के साथ बच्चा जन्म लेता है या मानव जन्म लेता है। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू ऑब्वियसली इज नन अदर देन चॉमस्की। चॉमस्की हैं, इन्होंने कहा कि बच्चे में जन्मजात भाषाई क्षमता होती है। वाइगोस्की ने ऐसा कुछ नहीं कहा। पियाजे ने, इन्होंने कहा कि दो चीज, एक तो लैंग्वेज, सोसाइटी और कल्चर, और इन्होंने कहा इन्वायरमेंट, इससे बच्चा सीखता है इंटरेक्शन करके। चॉमस्की ने कहा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ब्रूनर आप कह सकते हैं न्यू कॉग्निटिव थ्योरी को देने वाले हैं। एलईडी क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन तंत्र। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उसको कहते हैं कि बच्चा जहां भी जन्म लेता है, विश्व में जितने लैंग्वेज हैं, सब लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर है, तो सारे ग्रामर को लेकर के बच्चा पैदा होता है। लेकिन बच्चा उसी ग्रामर को सीख पाता है जिस भाषाई परिवेश में वह पलता बढ़ता था। उसकी ब्रिंगिंग अप, उसकी परवरिश जिस भाषाई परिवेश में होती है, उसी भाषाई परिवेश के चीज को बच्चा उस ग्रामर को सीख पाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे। The following not considered a part of sociolinguistics. In this question, talked about sociolinguistics. Sociolinguistics का मतलब क्या होगा? Sociolinguists का मतलब होगा कि समाज भाषा को प्रभावित करता है, कल्चर भाषा को प्रभावित करता है, समुदाय भाषा को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस डालता है अपना। ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर इलोबोरेट करते हैं। और कह रहा है नॉट कंसिडर्ड द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एंड ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन लैंग्वेज चेंजेस। सोशियोलिंग्विस्टिक में ये हाइफन नहीं होगा। सोशियोलिंग्विस्टिक में जो इकोनॉमिक होता है या पॉलिटिकल फैक्टर होता है, उसका प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल होता है। लैंग्वेज चेंज में जब भाषा बदलती है, तो भाषा कैसे बदलती है? समाज जिम्मेवार होता है भाषा बदलने के लिए। जो डोमिनेट करने वाले लोग होते हैं, धीरे धीरे वो जिस भाषा को बोलते हैं, वह भाषा समाज में धीरे धीरे प्रचलित हो जाती है। यदि इस जगह पे 15 लोग आ जाएं मलयालम बोलने वाले और वो कैपिटलिस्ट हो, डोमिनेट करने वाले हो, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग हो, जो कंट्री लेवल पे एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, धीरे धीरे क्या होगा यहाँ पर? उसके लिए मलयालम भाषा को जाने वाले साहित्य, लिटरेचर, लैंग्वेज, स्कूल, कॉलेजेस ओपन होना शुरू हो जाएंगे और इसका इम्पैक्ट देर सवेर पूरे सोसाइटी पे पड़ जाएगा। पॉलिटिकली भी वही बात होती है। यदि बहुत बड़े पॉलिटिकल पोस्ट पे कोई है, तो वह भी डोमिनेट करेगा सोसाइटी को, तो उसके हिसाब से भी भाषाई परिवर्तन होती है। लैंग्वेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्योर्स इन आवर सोसाइटी। इट इज अ बिटर फैक्ट। दैट्स व्हाई दिस वन is correct one. The study of the attitudes of people towards certain speech characteristics. The study of attitudes of people, लोगों का नजरिया, उसका अध्ययन होता है towards certain speech characteristics। देखिए, certain speech characteristics, बोलने के कुछ खास लक्षण होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और हर आदमी या समुदाय किस तरह से बोलता है, उसके बोलने का भी क्या होता है? स्टडी होता है। जब सोशियो लिंग्विस्टिक की बात की जाएगी, सोशियो लैंग्वेज की बात की जाएगी, सोशियो कल्चर की बात की जाएगी, तो इसमें किसी भी खास समुदाय के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के प्रति नजरिया क्या, उसका अध्ययन होगा। यह भी राइट वन है। द स्टडी ऑफ द साउंड्स इन स्पोकन लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज यानी बोलचाल की जो भाषा है, उसमें उसके साउंड का अध्ययन किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं, कहीं आपने पढ़ा नहीं होगा कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स में स्पोकन लैंग्वेज के साउंड की स्टडी होती है, यह बात कहीं भी नहीं है।
इस रेफरेंस में, सोशियो लिंग्विस्टिक रेफरेंस में यह बात सही नहीं है। द जनरल परसेप्शन ऑफ अ डायलेक्ट विद इन अ सोसाइटी, हर सोसाइटी की अपनी अपनी डायलेक्ट होती है, अपनी अपनी बोली होती है, और उस बोली का एक परसेप्शन होता है, एक विजन होता है, नजरिया होता है, जनरल परसेप्शन, परसेप्शन। हर सोसाइटी में बोली जाने वाली जो डायलेक्ट होती है, जिस डायलेक्ट के माध्यम से वो कम्युनिकेट करते हैं, उसका अपना एक खास सेंटर होता है, उसका एक परिवेश होता है, एक माहौल होता है, उसका एक परसेप्शन होता है, उसके तौर तरीके स्पेशली होते हैं। तो इसका भी क्या होता है, स्टडी होता है। जब हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं तो यह भी सही होगा। तो आपको चुनना था नॉट कंसिडर्ड, दैट वन, दैट्स व्हाई बी इज नॉट कंसिडर्ड फॉर द सोशियो लिंग्विस्टिक्स व्यू। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 142 का, बी हो जाएगा आंसर। आते हैं क्वेश्चन 143 पे। Pick the correct options to justify why one should get vaccinated. A session where all children who enter school are highly competent language users. Reason due to language and culture diversity, they are unable to demonstrate their ability. नहीं नहीं, करेक्ट ऑप्शंस यहां तक मान के चलिए, ये तो लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है। Leave this part and now I have to read. Pick the correct options. सही ऑप्शन को चुनना है। All children who entered school are highly competent language users. बिल्कुल सही है कि जो बच्चा विद्यालय में प्रवेश आता है वो बहुत कंपिटेंट होता है, बहुत ही सक्षम होता है, बहुत ही सक्षम होता है, मजबूत होता है लैंग्वेज यूजेस यानी भाषा के प्रयोग के संदर्भ में। अब रीजन क्या है, ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी यानी सांस्कृतिक विविधता, भाषा और सांस्कृतिक विविधता के कारण, विविधता विविधता के कारण दे आर अनेबल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटीज। डेमोन्स्ट्रेट मतलब बताना, प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना। डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते अपनी एबिलिटीज को, अपनी योग्यता को। स्टेटमेंट तो दोनों सही है लेकिन उसका यह एक्सप्लेनेशन नहीं है। पहले हम आंसर कर लेते हैं, ए और बी सही है लेकिन बी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ए एंड आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए गलत है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दिस वन इज राइट वन, यही आंसर होगा। अब देखते हैं, पहले कह रहा है कि जो भी बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है, ऑल चिल्ड्रन हु एंटर स्कूल आर हाईली कॉम्पिटेंट, डेफिनेटली दे आर हाईली कॉम्पिटेंट, दे हैव एबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर सेल्व्स बिकॉज when they enter in their school already they have known to great extent about language, about communication, that's why they have competent। और सेकेंड वन में कह रहा है ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। देखिए, जब लैंग्वेज की डाइवर्सिटी होगी, कल्चर की डाइवर्सिटी होगी, तो अपने क्वालिटी को कम्युनिकेशन में वो डिमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाएगा, अनेबल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज मैं रशियन जान रहा हूं और कोई मलयालम जान रहा है, मैं भी कंपिटेंट हूं रशियन में, सामने का बच्चा कंपिटेंट है मलयालम लैंग्वेज में, लेकिन बावजूद इसके इन स्पाइट ऑफ बोथ ऑफ अस आर नॉट एबल टू express our views, that's why this sentence has been said कि due to language and cultural diversity, भाषा और सांस्कृतिक विविधता के कारण they are unable, वे असमर्थ होते हैं to demonstrate their abilities, अपनी योग्यता को बतलाने, प्रदर्शित करने में। बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों दो तरह की भाषा वाले हैं, उनकी बात वो नहीं समझेंगे, उनकी बात वो नहीं समझेंगे, और कोई एक समझा नहीं सकता है। one of them can't make सेकेंड ऑफ देम अंडरस्टैंड, इसलिए परेशानी तो आएगी ही आएगी। इसलिए ए और बी दोनों सही है लेकिन ए की एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये आर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आते क्वेश्चन नंबर 144 पे। पिक द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स द करेक्ट मैसेज ऑफ कॉलम ए विद कॉलम बी। फिलिंग इज एन
इमिग्रेशन फॉर्म, इमिग्रेशन होता है प्रवासी फॉर्म और प्रवासी कह लीजिए। आपको जाना है विदेश, माइग्रेट करना है, फिर लौट के आ जाना, हमेशा के लिए नहीं। माइग्रेशन फॉर्म नहीं है, इमिग्रेशन फॉर्म है। फॉर्म भरना है, फॉर्म कोई भी भरना हो तो क्या करेंगे आप, एक्यूरेसी फोकस करेंगे या फ्लुएंसी पे, एक्यूरेसी पे या फ्लुएंसी पे। फॉर्म का सही सही भरा जाना ज्यादा जरूरी है, तो आप किस पे आप फोकस करेंगे, डेफिनेटली आप फोकस करेंगे एक्यूरेसी पे, एक्यूरेट होना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो या तो इसका 1 हो जाएगा, या तो एक्यूरेसी 3 में है, या 3 हो जाएगा। अब आते हैं गिविंग अ प्रेजेंटेशन एट द बिजनेस मीटिंग। जब आप बिजनेस मीटिंग में कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, किसी को एड्रेस करते हैं, तो दोनों चीज होनी चाहिए, आप धारा प्रवाह बोल भी सकें और आपकी जो बातें हैं वह स्पष्ट हो, क्लियर हो, टू द पॉइंट हो। तो फ्लुएंसी भी होना चाहिए और एक्यूरेसी भी होना चाहिए, बट ज्यादा क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी बढ़िया हो तो काम चलेगा, क्योंकि बिजनेस मीटिंग क्या होती है ना, बिजनेस मीटिंग एक फॉर्मल मीटिंग होती है, और फॉर्मल मीटिंग में या फॉर्मल प्लेसेस पे स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी की इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए मेरे हिसाब से इसमें आपको जाना चाहिए एक्यूरेसी के साथ, और एक्यूरेसी या तो 1 में है यहां भी, या तो 3 में है। अब आते हैं कॉलिंग आउट फॉर हेल्प इन इमरजेंसी। जब आप किसी इमरजेंसी में हो, सपोज कहीं कोई दुर्घटना हो गई हो, कोई बात हो गई हो, वहां पे आपको कॉल करनी है, आप फॉर्मेलिटी नहीं निभाएंगे, आप इमरजेंसी में तुरंत क्या करेंगे, जो बात कहनी है कह देंगे, चाहे सेंटेंस ठीक से हो या नहीं हो, कहां शुद्ध अशुद्ध है इसका ख्याल आप नहीं रखेंगे। कहीं आग लग गई है, आप बोले तो नहीं लगेंगे महाशय यहाँ आग लग गई है, कितनी देर में आप आएंगे, क्या बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे आग लग गई है, ये एड्रेस है, तुरंत दमकल भेजिए। तो वहां पर क्या होगा, तेजी से बोलना इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है। तो 2 नंबर में फ्लुएंसी है, या फिर फ्लुएंसी आपका 4 नंबर में है, ये हो जाएगा। टॉकिंग टू फ्रेंड्स इन अ पार्टी, पार्टी हो या घर हो, जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो वहां पे हम फॉर्मल नहीं होते, इनफॉर्मल हो जाते हैं, और इनफॉर्मल टॉकिंग में क्या होती है ना, फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट होती है। हम कितने फ्लुएंट, हम कितनी तेजी से बोल पाते हैं, एक्यूरेट है नहीं है, एक्यूरेसी है या नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। तो इस तरह से यहां भी आपको तेजी से बोलना है, धारा प्रवाह बोलना है, फ्लुएंसी चाहिए, और फ्लुएंसी 4 नंबर में 2 में है, तो 2 नंबर या 4 नंबर। अब आते हैं ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। 144 1 का 1 या 3 होगा, 1 का 1 और 1 का 3 इस दोनों में है, चलिए बी और सी में। 2 का 1 या 3 होगा, यहां 1 या 3 है, तो ऐसे भी देख लीजिए, ए का कभी भी 2 नहीं होगा, ए का 2 हुआ तब तो बी का 1 हम सिलेक्ट करेंगे। यदि इसको हम सही मानते हैं तो हम इसमें जाना पड़ेगा, तो ये ऐसे भी गलत हो गया। यहाँ बी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बी में 3 हो जाएगा, तो ये 3 आपका ऐसे भी गलत है, यानी 1 और 3, 1 और 3 आंसर यहीं पे निकल रहा है आपका। बाकी देख लीजिए, ए का 1 हो गया, बी का 3 हो गया, तो सी का 2 या 4, 2 या 4, तो सी में 2 आ रहा है, सी में 2 आ रहा है, 4 यहां आ रहा है, इसको ऑलरेडी हम काट चुके हैं, तो बचता क्या है, 2 या 4, तो 4 बच रहा है, 4 यहां पे आ रहा है, आपके आंसर हो जाएंगे डी नंबर। आते हैं क्वेश्चन 145 पे। Which of the following is an appropriate activity for teaching language skill? You will have to learn language skill. Make learn, not learn, make learn. Reciting poems, role play of drama in class, organize debate competition, organize speech competition. देखिए इन वर्ड्स पे फोकस करते हैं। पोएम को नॉर्मली पढ़ा जाता है, और पोएम को जब एक रिदम के साथ, रिदमिक वे में, एक लिरिक के जैसा जब हम पढ़ते हैं, इसको रिसाइट करना कहते हैं। कविता पाठ को रिसाइट करना कहते हैं, याद रखिएगा। जब कविता को बहुत अच्छे स्वर में सुर लय ताल के साथ पढ़ते हैं तो इसको कविता पाठ कहते हैं। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि टीचिंग लैंग्वेज, भाषा कौशल को सिखाना है,
टीच करना है किसको, भाषा कौशल को, तो सबसे बेहतर एक्टिविटी यानी अप्रोप्रिएट एक्टिविटी क्या होगी? कविता पाठ कराना ठीक ठाक है, रोल प्ले ऑफ ड्रामा इन क्लास ये उससे बहुत ज्यादा सुंदर है। जब अब भाषा स्किल सिखाना है, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, चारों सिखाना है कि आप बच्चा ठीक से हियर कर सके, स्पीक कर सके, राइट कर सके और लिसन कर सके, चारों स्किल को कर सके। चारों स्किल को करने के लिए तो ड्रामा सबसे बढ़िया है कि ड्रामा में रोल प्ले करवा दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे चारों कौशल के साथ कहां बोलना है, कहां रुकना है, कहां सुनना है, सिर्फ लिखने वाली बात नहीं होगी, या ड्रामा में वो हिस्सा हो तो लिखा भी जा सकता है, फिर उसको छोड़ भी दिया जाए, बाकी के भाषा कौशल यहाँ पे इजिली हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं, यह उससे बढ़िया हो जाएगा। डिबेट कंपटीशन, देखिए कंपटीशन की बात कभी भी स्किल में या एनसीएफ के हिसाब से प्राइम लेवल पे नहीं करनी चाहिए। डिबेट बढ़िया चीज है। डिबेट में क्या होता है ना, डिबेट या डिस्कशन बोथ आर स्पैंकिंग एलिमेंट्स, दोनों लाजवाब चीजें हैं। कैसे, तो डिबेट जब होता है तो उसमें कुछ नए नए फैक्ट या नए नए कंसेप्ट क्रिएट होते हैं, निकल करके आते हैं, और वो काफी हेल्पफुल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन यहाँ क्या करवा रहे हैं, कंपटीशन करवा रहे हैं, चाहे डिबेट हो या स्पीच कंपटीशन हो, ये दोनों चीजें नेगेटिव वे में लेनी चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पे। व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव राइटिंग? आपको क्रिएटिव राइटिंग करनी है, संरचनात्मक राइटिंग, अर्थात आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग करनी होगी। डाइवर्जेंट थिंकिंग करने के लिए आप फॉर्मल राइटिंग के साथ जाएंगे या नॉन फॉर्मल, रिपोर्ट राइटिंग या एसे राइटिंग। देखिए, ये फॉर्मल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और एसे राइटिंग, इस तीनों में कहीं न कहीं एक बाउंडेशन, एक बाउंड्री है। जब आपको क्रिएटिव राइटिंग करनी है, आपको पोएम लिखना है या आपको कोई नोवेल लिखना है, स्टोरी राइटिंग करनी है, तो इसमें क्या होगा, ये किसी इवेंट के बारे में लिखना है, आपको बायोग्राफी लिखना है, आपको ऑटोबायोग्राफी लिखना है, तो बायोग्राफी तो नहीं होगा, बट ऑटोबायोग्राफी आप क्रिएटिव कर सकते हैं। क्योंकि बायोग्राफी क्या हो जाएगा, किसी और की जीवनी को आप लिखते हैं, कोई बताएगा कि इसमें इन सारे फैक्ट्स को या कंसेप्ट्स को डालना है, इस इवेंट को डालना है, इस सूचना को डालनी है, आप बंधे हुए हैं। लेकिन जब ऑटोबायोग्राफी की बात होगी या नोवेल की बात होगी, स्टोरी राइटिंग की बात होगी, तो वहां पर एक खुला मंच मिलेगा एंड यू विल हैव टू राइट वॉट एवर यू वांट टू राइट देयर। तो सबसे बढ़िया होगा कि नॉन फॉर्मल राइटिंग, अर्थात जो किसी नियम कानून से बंधा हुआ ना हो। अनौपचारिक लेखन, जब अनौपचारिक लेखन जैसे अपने दोस्त को लिखते हैं, अपने पापा को लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, डायरी लेखन होती है, किसी यात्रा से आए हैं उसके बारे में आप लिख रहे हैं डायरी में, ये क्या है, ये अनौपचारिक है। तो वहां पर क्या होगा, क्रिएटिव राइटिंग होगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। आते हैं 147 पे। Which one of the following language is included in the 8th schedule of Constitution? भारत की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल है, इंक्लूड है? 22 भाषाएं हैं कुल, देयर आर 22 लैंग्वेजेस। अवधी नहीं है, नागपुरी नहीं है, बोडो है, राजस्थानी नहीं है। 22 भाषा में बोडो है, नेपाली है, उर्दू है, हिंदी है, कोंकणी है, और भी भाषाएं हैं। बोडो आपको नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बोली जाती है, असम में बोली जाती है, मेघालय में बोली जाती है, और यदि आप चले जाएंगे बियॉन्ड आवर कंट्री तो बांग्लादेश में भी कुछ जगह पे वहां भी बोली जाती है बोडो। तो बोडो आपका सही आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन 148 पे। Which language is recommended by NCF 2005 for the instruction medium? निर्देश का माध्यम, निर्देश यानी बच्चे को बताने के लिए कौन सा माध्यम होना चाहिए एट द प्राइमरी लेवल? अभी नेट ने भी क्लियर किया है कि आप मदर टंग के साथ जाइए,
रीजनल लैंग्वेज नहीं, एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन शेड्यूल बिल्कुल नहीं, इंग्लिश नहीं। आपको किसके साथ जाना है, मदर टंग या मदर लैंग्वेज के साथ जाना होगा। तो ए इज द राइट आंसर। 149। द मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर टीचिंग ग्रामर इज। आपको ग्रामर को टीच करना है तो ग्रामर को दो तरीके से आप टीच कर सकते हैं, एक है इंडक्टिव मेथड, एक है डिडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, आप पहले एग्जाम्पल देते हैं, आप एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल से फिर रूल की बात करते हैं। एग्जाम्पल टू रूल इज नोन एज इंडक्टिव मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में एक तरह से आप रूल बताते हैं और रूल का एक्सप्लेनेशन देते हैं, ये डिडक्टिव मेथड ही की तरह होता है। लेक्चर मेथड में आप एक्सप्लेन कर देते हैं बढ़िया से, और कम्युनिकेशन मेथड में बोलचाल के थ्रू आप सिखाने की कोशिश करते हैं। व्हेन वी वांट टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड थ्रू कम्युनिकेशन, इट इज नोन एज कम्युनिकेशन मेथड। तो सबसे यूजफुल जो होगा वो आपका इंडक्टिव मेथड होगा, कि बच्चों को पहले हम क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू गिव सम एग्जांपल्स एंड फाइनली चिल्ड्रंस विल टू बी सेड दैट मेक देयर रूल्स बाय ऑन, वो अपने तरीके से रूल बनाएं। ये सबसे बढ़िया बात होगी छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए, वो एक्टिव हो सकेंगे और एक्टिव होकर के रूल को कंस्ट्रक्ट और क्रिएट कर सकेंगे। दैट्स व्हाई इंडक्टिव मेथड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग ग्रामर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 150। ग्रामर इन कंटेक्स्ट मीन्स, कंटेक्स्ट में ग्रामर, कंटेक्स्ट में ग्रामर यानी संदर्भ के साथ व्याकरण, संदर्भ के साथ व्याकरण। पहले इस वर्ड को समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रामर इन कंटेक्स्ट। सपोज हम कोई पैसेज पढ़ रहे हैं, पैसेज में 2 4 5 10 लाइन जो भी लाइन है, उस लाइन में जो ग्रामर आ रहा है ना, उस ग्रामर को हमको पढ़ना है, बताना है वह नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है, क्या है कैसे है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सपोज मैंने लिखा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा दिस इज माइन। तीसरा सेंटेंस में लिखा दिस इज माई बुक। और एक सेंटेंस हमने और लिखा कि इफ यू तो लंबा होगा, मैं छोटा कर देता हूं, इसको टी मान लेंगे। इट इज हाई टाइम यू मूव्ड नाउ, यू मूव्ड नाउ। और सपोज ये चारों सेंटेंस आपके बुक में लिखे हुए हैं, कंटेक्स्ट में लिखे हुए हैं। अब कंटेक्स्ट के हिसाब से ग्रामर पढ़ाना है, हम स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, वन ऑफ के बाद नाउन जो है वो प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, और जो वर्ब है वो सिंगुलर है, इज जो है इज ये सिंगुलर वर्ब है। इससे एक रूल बन रहा है कि वन ऑफ के बाद जब भी होगा तो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगा। ये आप देख रहे हैं दिस इज माइन, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। स्टूडेंट को बताया जा सकता है कि पजेसिव प्रोनाउन का अकेले यूज, सिंगल यूज हो सकता है, लेकिन नीचे के सेंटेंस में देख रहे हैं दिस इज माई बुक। ये बुक क्या है, सॉरी बुक को छोड़िए, ये माई क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो पजेसिव एडजेक्टिव अकेले आ ही नहीं सकता है, जब भी आएगा तो पजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ एक नाउन लेकर के आएगा। यह एक रूल बता रहे हैं
कहां से बता रहे हैं? आपने पहले एग्जाम्पल दिया या कहीं कहीं कंटेक्स्ट में ग्रामर आप सिखा रहे हैं, या इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, और इट इज हाई टाइम के बाद जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, यू मूव्ड नाउ, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आप बता सकते हैं कि इट इज हाई टाइम के बाद आपको जब भी यूज करना है, जब भी यूज करना है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करना है। यह जो आप बता रहे हैं, पहले आप क्या बता रहे हैं? आप एग्जाम्पल दे रहे हैं और फिर एग्जाम्पल से आप रूल की बात कर रहे हैं। तो यह कहीं न कहीं कंटेक्स्ट में ग्रामर है और इसको इंडक्टिव मेथड भी कह सकते हैं, इंडक्टिव मेथड। और क्या कहलाएगा? मूविंग फ्रॉम मीन टू फॉर्म, यानी अर्थ से संरचना की ओर। फॉर्म मतलब रूप, फॉर्म मतलब रूप, प्रारूप, संरचना यानी स्ट्रक्चर। यही आपका आंसर होगा, मूविंग फ्रॉम फॉर्म टू मीन। नहीं, कहीं भी आप देख रहे हैं, हम संरचना से अर्थ की ओर नहीं जा रहे हैं, हम अर्थ से संरचना की ओर जा रहे हैं। अर्थात पहले सेंटेंस देख रहे हैं, इसको समझिए, पहले मीनिंग, अर्थ क्या कह रहा है, अर्थ कहने के बाद तब उसको हम तोड़ रहे हैं, तब स्ट्रक्चर की ओर बढ़ रहे हैं, इसका ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के बाद हम बाद में कर रहे हैं कि देखो इसमें ये स्ट्रक्चर शामिल है। पहले हम सेंटेंस को देख रहे हैं, पहले हम कंटेक्स्ट को देख रहे हैं। लर्निंग थ्रू ड्रिल्स, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अभ्यास नहीं करा रहे हैं। लर्निंग ग्रामर एज कंटेंट, कंटेंट के थ्रू भी नहीं हो रहा है। ये हो जाए कंटेक्स्ट में ग्रामर की बात हो जाएगी। 150 का 1 हो जाएगा आंसर। तो आज का सेशन यहीं तक। आज हमने 15 क्वेश्चंस को देखा। इसके बाद हम नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट सेशन को देखेंगे। आई होप कि हम बहुत जल्दी कुछ ढेर सारे वीडियोस बना पाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक्स।